वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एंड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स दोनों अलग अलग हैं, अपने को क्लैरिटी है ये। दूसरी चीज, जब हम करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, उसमें देयर आर 3 कैटेगरीज। एक होती है आपकी नेचुरल कैटेगरी, एक होती है कल्चरल कैटेगरी, और तीसरी होती है मिक्स्ड। नेचुरल का मतलब क्या है कि ओवरऑल आपके यहाँ पर ऐसी ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी है, जिसको प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। कल्चरल में होता है जहां पर आपका कल्चर उससे जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ताजमहल कल्चरल ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी तो नहीं है, इंसान ने बनाई है। कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये कैसा है, कल्चरल है या मिक्स्ड है? ये मिक्स्ड है, क्योंकि इसमें जो नेचुरल ब्यूटी है वो भी एग्जिस्ट करती है, और साथ में वहाँ के जो ट्राइब्स हैं वो यहाँ की पूजा भी करते हैं। आपने सुना होगा जो ट्राइबल लोग होते हैं वो पहाड़ों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, उनके कुल देवताज होते हैं वहां पर, है ना। तो वो जो है ये कल्चरल हेरिटेज है वो 7 है। अगर हम WHS की बात करें, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, तो उसमें से आपकी टोटल 40 हैं। 32 कैसी हैं आपकी नेचुरल, 7 कैसी हैं कल्चरल, और एक है आपकी मिक्स्ड। मिक्स्ड कौन सी थी हमारी, ये वाली कंचनजंगा। कहां पर है ये? सिक्किम में है, आसाम में नहीं है, सिक्किम में है। ठीक बात है, तो ये डिफरेंस है सर दोनों में। ठीक है, और बताओ कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ ना समझ में आया हो? या फिर पहले हम शुरू करें होमवर्क के साथ? होमवर्क दिया था, किया है सभी ने? शाबाश। पहले बताओ पहला होमवर्क क्या था? नर्मदा। हाँ, नर्मदा का माउथ कहां पर है? गल्फ ऑफ खंबात। आप लोग कल कह रहे थे गल्फ ऑफ खंबात नहीं है, दैट इज द गल्फ ऑफ खंबात। तापी का क्या है? सेम है, गल्फ ऑफ खंबात ही है, दोनों सेम रिवर्स हैं। दोनों कैसी रिवर्स हैं जो कि कहां से निकलती हैं? अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। ओके, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। नर्मदा ड्रेन होती है गल्फ ऑफ खंबात। एक ही बात है, एक ही बात है, अंग्रेज और हिंदी का बस फर्क है, दोनों सेम चीजें हैं। और बताओ, पत्ती सीमा प्रोजेक्ट क्या था? पत्ती सीमा प्रोजेक्ट गोदावरी और कृष्णा का इंटरलिंकिंग था वो। एक था आपका पोलावरम प्रोजेक्ट, वो क्या था? ये आपका इरिगेशन प्रोजेक्ट था। कौन सी रिवर पर है ये? आंध्र प्रदेश में। रिवर कौन सी है? गोदावरी। दोनों में फर्क है, पोलावरम सिर्फ और सिर्फ इरिगेशन प्रोवाइड करने के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया था, ऑफ मतलब ऑन द रिवर ऑफ गोदावरी। पत्ती सीमा में दोनों रिवर्स को हम लोगों ने लिंक किया था, बहुत स्मॉल लेवल पर। और क्या दिया था? हाँ, हाउ मेनी कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन नेमिंग ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स? कितनी है टोटल? 13 है। इज इंडिया वन ऑफ देम? यस। श्रीलंका, बांग्लादेश, ओमान, यमन, मालदीव्स, म्यांमार, थाईलैंड, कतर और सऊदी अरेबिया, यूएई, पाकिस्तान, ईरान। 13 टोटल। याद रखनी है ये, पहले 8 हुआ करती थी, अब टोटल 13 हो चुकी है, 5 नहीं ऐड हुई है। ये रीसेंट करंट अफेयर है, रीसेंट ही मानते हैं हम यूपीएससी में 2018 को, 5 साल से नीचे रीसेंट है, हम भरोसा करते ही नहीं। हाँ जी, क्या कोई कुछ कह रहा था? अच्छा, नई 5 कौन सी हैं? हाँ, नई 5 कौन सी, ये भी पता होना चाहिए। कौन कौन सी है? ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, यमन नया है, यमन पहले वाला नहीं था? श्योर हो सारे? ठीक है, ठीक है, ओके। और क्या दिया था? इंडिया के 3 INDCs पढ़े आप लोगों ने, सेम एज इट इज ये पंचामृत के रिगार्डिंग ही। सर आप बताइए मुझे कोई पहला एक A1 INDC। आप एब्सेंट थे, आप कल यहीं बैठे हुए थे।
या परसों आए थे आप? दिन ऐसे निकल रहे ना, पता ही नहीं चल रहा कल था परसों था। कौन बताएगा आईएनडीसी ऑफ इंडिया? जी, कोई एक बता दो मेरे को आप। एक हमें करना है, वी हैव टू डिक्रीज द कार्बन एमिशन बाय 33 to 35% by 2030 of the base year 2005, राइट। 1/3 आ जाए, 33% आ जाए, सेम ही बात है। सेकेंड, नॉन फॉसिल फ्यूल से हमें कितनी एनर्जीज को प्रोड्यूस करना है? 40%। अभी कितनी है हमारे पंचामृत में? 45%। ये जो आपके पंचामृत हैं, दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ आईएनडीसीज ऑफ इंडिया। क्या करें? पंचामृत के ऑब्जेक्टिव्स में अभी कितनी है? 50 है, 45 है? 50% करना है। अभी चेक कर लेना इसको एक बार, लेकिन ध्यान रखना 40 है कि 45, 50 है। जो रिसेंट रहेगा वो याद रखना। आ जाओ। और क्या है आईएनडीसी ऑफ इंडिया? कार्बन सिंक बनाना है हमें, कितना? 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ CO2। आ जाओ। ठीक बात है। और क्या करना है हमें? हमें क्या करना है? दोबारा बोलो। नहीं, ये तो ओवरऑल हो गया, टारगेट था हमारा कोई एक। एक और रह गया यार, एक और कौन सा है? 3 ही थे, दो ही किए हमने फिर अभी। 3 कर चुके हैं। अच्छा ठीक है। और कुछ दिया था किसी को? इतना ही था? क्लैरिटी है सभी को? किसी को कोई डाउट? पिछले 4 मंथ्स के करंट अफेयर्स में रिवीजन कर रहे हो? साथ साथ रिवीजन करनी है। आप इसमें मत रहना कि हमें कुछ और भी करना है क्या। कुछ और करने के चक्कर में ये चीजें रिवाइज नहीं हो पाएंगी, और क्वेश्चन अगर इनमें से आ गया तो बहुत गिल्ट होगा आप लोगों को। तो इसी को रिवाइज करो। इसके साथ की जो और करंट अफेयर्स है ना, वो आप साथ रिवाइज करते रहो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों ने कोई भी ग्लासगो समिट करी है तो आपको पेरिस एग्रीमेंट पता होना चाहिए। अगर हमने पेरिस एग्रीमेंट किया तो आपको क्योटो प्रोटोकॉल पता होना चाहिए। तो इसकी रिगार्डिंग जो भी न्यूज है ना, वो आप पढ़ते रहो साथ साथ। एक्स्ट्रा न्यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। अगर टाइम होता तो मैं बता देती आपको कि 3-4 और जगह हैं जहां से आप कर सकते हो। ठीक बात है, चलें आगे। अप्रैल शुरू करें आज। आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर। Which of the following states are under AFSPA 1958 Act? AFSPA सभी को पता है। ये बेसिकली कहाँ लगता है? डिस्टर्ब्ड एरियाज में। डिस्टर्ब्ड एरियाज को डिक्लेयर कौन करता है? सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट्स? दोनों कर सकती हैं। स्टेट प्लस सेंटर दोनों के पास ये कंकरेंट पावर है दैट दे कैन डिक्लेयर एनी एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 1972 अंडर दिस एक्ट। ठीक बात है। अब देखो जरा कौन कौन सी इंडिया के स्टेट्स में लगा हुआ है ये। जम्मू कश्मीर में है, पंजाब में है, नो, सिक्किम में है, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल में हटा दिया, अरुणाचल में है। मिजोरम, मिजोरम में नहीं है। त्रिपुरा में, मेघालय, मेघालय में भी नहीं है। त्रिपुरा और मेघालय दो ऐसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जहां पर आपका आसपा पहले था बट अब नहीं है। अगर हम इन ऑप्शंस की बात करें तो मुझे बताओ जरा कहां कहां पर है? आसाम, नागालैंड और
मणिपुर, ये न्यूज में क्यों था अभी? नागालैंड में प्रोटेस्ट हुआ था। प्रोटेस्ट तो होते ही रहते हैं नॉर्मली। जोशी कमेटी बिठाई है, ओके। सिविलियंस को, अच्छा ये इसलिए न्यूज में नहीं था। न्यूज में ये इसलिए था क्योंकि इन तीनों एरियाज में से सेंटर ने बहुत सारे एरियाज में से आफ्सपा हटा लिया है। पूरे स्टेट में आफ्सपा नहीं लगता है, कुछ कुछ एरियाज में आफ्सपा लगता है, जहां पर चांसेस रहते हैं कि यहाँ पर डिस्टर्बेंस ज्यादा क्रिएट हो सकती है या फिर हो रखी है। तो पूरे स्टेट्स में पहले नॉर्मली रहता था ये आफ्सपा, लेकिन धीरे धीरे करके सरकार के एफर्ट्स की वजह से जो एरियाज हैं डिस्टर्ब, जिनको हम बोलते हैं, वो डिक्रीज हो रहे हैं। दैट्स अ काइंड ऑफ एन अचीवमेंट फॉर द गवर्नमेंट। हम लोगों ने नागाज के साथ भी अग्रीमेंट साइन कर लिया है ना, NSCN खापलांग के साथ, NSCN आइसेक मोहाफ के साथ हम लोगों ने एग्रीमेंट साइन कर लिया है। पहले नागालैंड वाले क्या डिमांड कर रहे थे? ग्रेटर नागालिम डिमांड कर रहे थे। ग्रेटर नागालिम है बेसिकली वो एरिया जहां पर सारे के सारे आपके नागा ट्राइब्स के लोग रहेंगे, चाहे नागा ट्राइब अरुणाचल में है, चाहे नागा ट्राइब मणिपुर में है, चाहे नागा ट्राइब नागालैंड में ही क्यों ना हो। उन एरियाज को आप इकट्ठा करो और एक नया देश बना दो। दैट वाज द डिमांड ऑफ ग्रेटर नागालिम। बट विद द एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ये जो डिमांड है धीरे धीरे करके क्या हो गई है, नाउ दे आर नॉट डिमांडिंग डिफरेंट नेशन, दे आर डिमांडिंग डिफरेंट सेपरेट स्टेट विद देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड विद देयर ओन फ्लैग। इन्हीं दोनों चीजों पर अभी तक ये एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाया है, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि पूरे इंडिया में कोई भी ऐसा स्टेट नहीं होगा जिसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा और जिसका खुद का फ्लैग होगा। जम्मू कश्मीर में था, वो भी हम लोगों ने वापस ले लिया। तो हम ऐसी और क्यों सारी प्रैक्टिसेस करें जिससे कि सारे स्टेट्स को और एक तरीके से आप कह लो कि मोटिवेशन मिले। ये स्पीकर्स की वजह से हो रहा है, बाहर हो रहा है, अच्छा। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? ए। तो आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए ग्रेटर नागालैंड का कंसेप्ट क्या है, बोडोलैंड का कंसेप्ट क्या है। बोडोलैंड किस एरियाज में डिमांडिंग है? आसाम वाले एरिया में, ठीक है। और कुछ बाकी तो ठीक ही है। आसाम के साथ हर स्टेट का बाउंड्री डिस्प्यूट रहता है। पहले नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ और सिर्फ आसाम हुआ करता था, धीरे धीरे करके नागालैंड बना उसमें से, फिर धीरे धीरे करके मणिपुर बना, फिर मिजोरम बना, फिर त्रिपुरा बना, फिर लास्ट में अरुणाचल प्रदेश बना। इसीलिए जब एक स्टेट में से आप किसी और स्टेट को सेपरेट करते हो तब डिस्प्यूट होना लाजमी है। और क्योंकि ये एरियाज ऐसे हैं जो कि बहुत हिली टेरेन वाले हैं, है ना, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर नदियां हैं, तो प्रॉपर डेमार्केशन इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट। साथ में ट्राइबल लोग भी रहते हैं काफी सारे, तो साथ में आप लोग आपस में इनके लिंक्स भी हैं, है ना। तो इस वजह से क्या है, डिस्प्यूट आसाम के बहुत सारे स्टेट्स के साथ हैं, सारे के सारे, चाहे वो अरुणाचल है, चाहे वो मिजोरम है, चाहे मेघालय है, चाहे मणिपुर है, चाहे त्रिपुरा है, हर किसी के साथ आसाम के बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं। ठीक बात है। होमवर्क लिखो, अरेंज क्रोनोलॉजिकली द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। अरेंज क्रोनोलॉजिकली द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। मैं आपको स्टेट्स बता रही हूँ, वो आपने करने हैं। द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, पहले कौन सा स्टेट बना था, बाद में दूसरा कौन सा स्टेट बना था। जब इंडिया आजाद हुआ, जब इंडिया ने 1956 में ये बोला कि हम लोग अब नए स्टेट्स बना रहे हैं, नए यूटीज बना रहे हैं, तो हाउ मेनी स्टेट्स वर देयर? 14 स्टेट्स एंड हाउ मेनी यूटीज? 6 यूटीज। तो 14 तो ओरिजिनली थे, उसके बाद नए नए ऐड होते चले गए। टोटल अभी कितने हैं हमारे पास? 28। हाउ मेनी यूटीज? 8 यूटीज। ओके, होमवर्क लिखेंगे ये वाले 7 जो स्टेट्स हैं, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय। ये 6 स्टेट्स कब बने हैं आसाम से निकलकर? इनका ईयर ध्यान रखना है, बस ईयर, डेट्स नहीं ध्यान रखेंगे। आसाम को छोड़ के बाकी 6, ठीक है जी। अब कौन कौन से स्टेट्स में है ये? आसाम में है, नागालैंड में है, मणिपुर में है, अरुणाचल में है, मिजोरम में है,
और यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में, मिजोरम में है, मेघालय में नहीं है। नहीं नहीं, हिमाचल में नहीं है। हिमाचल तो बहुत शांत स्टेट है। अरुणाचल में है। मिजोरम का एक बार चेक कर लेना अगर है या नहीं है, मुझे याद है कि वो है, चेक कर लेना, कोई बात नहीं, लड़ेंगे नहीं, पढ़ने आए हैं। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन करें। चलो, रैम्प स्कीम, किस किसने सुना है रैम्प स्कीम के बारे में? किसके रिगार्डिंग है ये? एमएसएमईज के रिगार्डिंग। क्या करेंगे इस स्कीम में, क्यों लेकर आए हैं? देखो यार, जो एमएसएमईज है ना, उनका बेसिक जो मकसद होता है वो है आपका लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना। एक इंडस्ट्री होती है जो कि लेबर इंटेंसिव होती है, जहां पर ज्यादा लोग काम करते हैं। दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव, जहां पर ज्यादा कैपिटल जनरेट होती है, लेकिन लोग वहां कम काम करते हैं क्योंकि मशीन ज्यादा यूज होती है वहां पर। तो एमएसएमईज जो है इंडिया के लिए एक्सपोर्ट्स में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन प्ले करती हैं, एम्प्लॉयमेंट में बहुत कंट्रीब्यूशन प्ले करती हैं, जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा लॉस में चलती है। जिनका नाम ही माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, उनसे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो कैपिटल ज्यादा लगाएं अपने लिए, जब जिसका नाम ही माइक्रो है, मतलब कम कैपिटल है उस बंदे के पास लगाने के लिए, आइडिया उसके पास बस। तो ऐसे जो हमारे एमएसएमईज हैं जो अभी घाटे में चल रहे हैं, उनको दोबारा से प्रमोट करने के लिए, उनको दोबारा से रिज्यूविनेट करने के लिए हम लोगों ने ये स्कीम लेकर आई है, रैम्प स्कीम। रैम्प स्कीम की फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, फुल फॉर्म क्या है? रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमईज परफॉर्मेंस। हमें एमएसएमईज की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है, थोड़ा सा और ज्यादा बेटर करना है, इंप्रूव करना है उसे। ठीक बात है। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आएगा? एमएसएमई के अंडर। क्या ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है? यस। टोटल फंड इज गिवन बाय द सेंटर गवर्नमेंट। क्या ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा असिस्टेड है? क्या इसमें से फंड वर्ल्ड बैंक के थ्रू आएगा हमारे पास, है ना? तो आप ये ध्यान रख लेना हल्का सा कि दिस इज अ काइंड ऑफ एन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बिटवीन वर्ल्ड बैंक एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहां पर बेसिक मकसद ही हमारा ये है कि हम लोगों को एमएसएमईज को ज्यादा फंड्स प्रोवाइड करने हैं। ठीक बात है। कैसे करेंगे फंड्स प्रोवाइड? एज इट इज सभी बांट देंगे, चंदा तो नहीं है। कैसे बांटेंगे पैसों को? परफॉर्मेंस से लिंक होगा बेसिकली ये। डीएलआई इज अ टर्म, डिस्ट्रीब्यूशन डिसबर्समेंट लिंक्ड इंडिकेटर्स या इंसेंटिव्स, कि जितना ज्यादा आपने परफॉर्म किया है, अच्छा आपने कितने लोगों को अपने यहाँ पर काम पर रखा है, आपने कितनी कैपिटल को लगाया है, आपने कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया है, आपने सरकार के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया है, ये सब चीजें हम देखेंगे पहले। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको फंड्स प्रोवाइड करेंगे। और ये फंड कैसे जाएंगे? थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। वर्ल्ड बैंक से आएगा पहले सेंट्रल गवर्नमेंट पर, उसके बाद मिनिस्ट्री को जाएगा, उसके बाद डिफरेंट एमएसएमईज को जाएगा। दैट्स द चैनल ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स। ठीक बात है। तो आंसर क्या है इसका? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा ना हम लोगों से, तो आंसर वुड बी सी, बोथ 1 and 2। ओके। दूसरी चीज है इसमें ये बतानी है आप लोगों ने मेरे को कि पूरा का पूरा इसका जो मॉनिटरिंग है, ओवरऑल पॉलिसी रिव्यू है, उसके लिए कौन सी एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल? कौन सी? एविएशन, खादी, केवीआईसी नहीं। थर्ड पॉइंट, द ओवरऑल मॉनिटरिंग एंड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, नेशनल एपेक्स काउंसिल फॉर एमएसएमईज। पेपर में क्वेश्चन आता है मिनिस्ट्री के ऊपर, पेपर में क्वेश्चन आता है एजेंसी के ऊपर, पेपर में क्वेश्चन आता है किसके द्वारा ये असिस्टेड है और ये क्या स्कीम है। तो स्कीम का जब आपको थीम पता होगा तो आपको हल्का सा इसका आइडिया रहेगा कि कौन इसको
रिव्यू कर रहा होगा, मॉनिटर कर रहा होगा। क्लैरिटी है सभी को? रहेगी याद ये स्कीम? नाम से क्लियर हो जाएगी। इसकी फुल फॉर्म याद रखना। फुल फॉर्म में क्वेश्चन कैसे आते हैं कि रैम्प स्कीम है, बताओ एम से क्या है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं पहले। कुसुम स्कीम है, बताओ उसमें एस से क्या है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं पहले, आ सकते हैं आपके पेपर में भी। आ जाओ नेक्स्ट। जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट। सारी साइट्स आपने याद रखनी है। वर्ल्ड वाली कौन सी हैं, जियोलॉजिकल वाली कौन सी हैं, लेकिन जो रिसेंट होंगी वो हम याद रखेंगे, नंबर हम टोटल याद रखेंगे सभी का। आ जाओ जरा क्वेश्चन पढ़ो। देयर आर टोटल 34 टोटल GHS इन इंडिया। टोटल 34 है इंडिया में, पक्की बात है। पहली बात तो जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स होती क्या है, कौन बताएगा? जियोलॉजिक, कल्चरल साइट, एजुकेशनल साइट्स। जियोलॉजिक, जियो मतलब अर्थ, अर्थ का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, अर्थ पे जो जो रॉक्स प्रेजेंट हैं वो पहले कैसी थी, फिर कैसी हुई, इनका टाइप कैसे चेंज हुआ। हमें पता तेरा 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नियस होती है, सेडिमेंट्री होती है और मेटामॉर्फिक होती है। इग्नियस से मेटामॉर्फिक रॉक्स बन सकती है इजीली। एग्जांपल कोई देगा मुझे? इग्नियस से मेटामॉर्फाइज्ड रॉक्स जो होती हैं उनका कोई एग्जांपल? ग्रेनाइट से क्या बनती है? नीश, GNEISS। ग्रेनाइट इज द igneous rock and niche is the metamorphized form of igneous rocks। ठीक बात है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि अर्थ का जो एवोल्यूशन है वो कैसे हुआ है, पहले कौन सा एरा आया हुआ था, फिर उसमें कैसे चेंजेस आए। हमें याद है ना, पहले प्री कैम्ब्रियन ईरा है, फिर कैम्ब्रियन ईरा है, फिर पेलियोजोइक है, फिर आपका मीजोजोइक है। ये याद नहीं करने है, बस टर्म सुनी हुई होनी चाहिए आप लोगों ने। तो वो साइट्स जो कि हैं आपके अर्थ के एवोल्यूशन को दर्शाती हैं, उनको हम कहते हैं जियोलॉजिक हेरिटेज साइट्स। ठीक बात है। सेकंड पढ़ो ऑप्शन। GSI is the parent body which is making efforts towards identification and protection of geological heritage sites. Is it responsible for this? नाम से ही मैचिंग हो रहा है ये तो आंसर इज यस। अब क्वेश्चन ये है कि न्यूज में क्यों था, कौन बताएगा? Why these sites were in news? 2 नई ऐड हुई हैं। कौन कौन सी ऐड हुई हैं? शिवालिक फॉसिल पार्क कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। दूसरी बक्सा फॉर्मेशन वाली, स्ट्रोमेटोलाइट वाली, जहां पर आपके ये वेस्ट बंगाल में है, सिक्किम में है? सिक्किम में है। बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में है, बट बक्सा फॉर्मेशन काइंड ऑफ एक ऐसी रॉक जिसमें बहुत पुराने हमें एविडेंसेस मिलते हैं, वो है आपका सिक्किम में, तो इसलिए न्यूज में थे ये। जी, इन दोनों को मिलाकर 34 है टोटल। चलो अब क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि जो GSI है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस नहीं है, कौन सी? एनवायरमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। हेडक्वार्टर कहाँ है GSI का? कोलकाता। ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी कोलकाता में है, और आपका जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी कोलकाता में ही है। क्या ये GSI इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद बना था, उससे पहले बन गया था? पहले ही बन गया था, 1851। ठीक बात है, रहेगा याद। न्यूज में क्यों था वो भी उन लोगों ने देख लिया। आ जाओ। मैच दी फॉलोइंग, करो मैच। वरुणा, इंडिया फ्रांस नेवल है। डेजर्ट नाइट 21 इंडिया UAE एयरफोर्स। फिर किसके बीच है?
यूके, इंडिया फ्रांस, इंडिया फ्रांस एयरफोर्स, शक्ति, इंडिया फ्रांस आर्मी। तो पहली सही है, दूसरी गलत है और तीसरी भी सही है। डेजर्ट नाइट 21 ये किसके बीच है? इंडिया फ्रांस एयरफोर्स। इंडिया और फ्रांस के बीच एयरफोर्स की एक और एक्सरसाइज है, उसका नाम क्या है? गरुड़। गरुड़ा नहीं है, गरुड़ है। अशोका, अशोका। ऐसा तो मनीष का मनीषा बताना चाहिए, वैसे तो अलग नाम है, लेकिन तो हिंदी में बोला करेंगे इसको गरुड़। आंसर क्या रहेगा इसका? 1 और 3। अच्छा, ये न्यूज में क्यों था अभी? क्योंकि न्यूज में क्यों था? अप्रैल चल रहा है अभी, अभी मई है। चलो यार तुम, न्यूज में इसलिए था क्योंकि अप्रैल वाले मंथ में वरुण एक्सरसाइज की गई थी बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, जो इंडिया फ्रांस नेवल वाली है। ठीक बात है, चलें आगे। चलो, ऑपरेशन उपलब्ध, पहला ऑप्शन है इट इज कंडक्टेड बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। हमने एक और किया था ऑपरेशन आहट, बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ही। सेकेंड, इट इज अ पैन इंडिया ड्राइव अगेंस्ट एलिजिड ब्लैक मार्केटर्स, ब्लैक मार्केटिंग ऑफ टिकट्स। ऑपरेशन आहट किसके लिए था? टू प्रिवेंट द ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक बात है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? बोथ 1 और 2, सी आंसर। चलो नेक्स्ट, वनियार कम्युनिटी recently seen in news is associated with which of following states? तमिलनाडु, आंध्रा, सिक्किम या फिर none of the above? तमिलनाडु। मुझे कौन बताएगा ये न्यूज में क्यों था? रिजर्वेशन, हाँ, ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनका जो रिजर्वेशन है वो वापस ले लिया गया था। तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट देती है टोटल 69% ऑफ द रिजर्वेशन टू इट्स बैकवर्ड कम्युनिटीज। लिमिट क्या होती है नॉर्मली वैसे? 50%। किस केस में ये आई थी लिमिट? इंदिरा साहनी केस में ये आई थी। ओके, लेकिन फिर भी तमिलनाडु क्यों दे रहा 69% का रिजर्वेशन? क्या ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? इज इट नॉट द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? नो, वायलेशन नहीं है। है या नहीं है? होनी चाहिए या फिर है नहीं? होनी चाहिए बट है नहीं। अच्छा, आपने सुना होगा 9th शेड्यूल। अगर किसी भी एक्ट को आप बनाने के बाद डाल देते हो 9th शेड्यूल में, तो उसके जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल है या नहीं है? एप्लीकेबल है। कौन से केस में आ गया था ये चीज? कोयलो केस, COELHO की 9th शेड्यूल में होने के बावजूद भी हम लोग आपके लॉस पर वर्डिक्ट दे सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका ईयर चेक कर लेंगे एक बार। 7 में था कोयलियो केस, 2007 में। अच्छा, एक और चीज, 9th शेड्यूल हम लोगों ने ऐड कब किया था? आफ्टर विच अमेंडमेंट? फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। चलो, एक तो ये चीज। साथ में तमिलनाडु में क्या है? टोटल 69% है, उसमें से जो 20% है दैट इज रिजर्व फॉर द MBCs, मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज। उसमें है आपके अराउंड 116 कम्युनिटीज की जितनी भी जॉब्स निकलेंगी उसमें 20% जो है रिजर्वेशन रहेगी फॉर दीज 116 कम्युनिटीज, 116 कम्युनिटीज के लिए, जिसमें से 10.5% का जो रिजर्वेशन है आउट ऑफ 20% ये दिया गया था टू वनियार कम्युनिटीज। और सिर्फ कितना रह गया है? बाकी 9.5 रह गया। और कम्युनिटीज कितनी रह गई टोटल?
115 रह गई हैं, तो दैट्स कंसिडर्ड टू बी द डिस्क्रिमिनेशन अमंग द कम्युनिटीज। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो वर्डिक्ट है वो दिया गया था कि ये जो आपने 10.5% का रिजर्वेशन दिया हुआ है टू पर्टिकुलर कम्युनिटी, इट इज इलीगल और इट इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और अगेंस्ट आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ठीक बात है, रहेगा याद ये। आंसर क्या है इसका? तमिलनाडु। चलो, एयर क्वालिटी डेटाबेस इज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? एयर क्वालिटी डेटाबेस, WHO, UNEP, FAO या फिर नन ऑफ दी अबव? WHO, B, UNEP, A? सुना है इसके बारे में? न्यूज में काफी था ये। क्यों था ये न्यूज में? क्योंकि रिलीज किया गया था। लेकिन साथ में एक और चीज है इसमें कि इसमें डेटा को बनाते टाइम, देखो नाम से क्लियर है, एयर क्वालिटी का नाम है। एयर क्वालिटी अगर आपको मेजर करनी है तो खास करके जो आपके पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं उनको आपको डिफाइन करना होता है। तो WHO की तरफ से PM 2.5 प्लस PM 10 इन दोनों कॉन्सेंट्रेशन ली जाती थी फॉर दी मेजरमेंट ऑफ एयर क्वालिटी। पहली बार WHO की तरफ से जो NO2 है उसको भी ऐड किया गया था फॉर दी मेजरमेंट ऑफ एयर क्वालिटी, इसलिए न्यूज में था ये। तो PM 2.5, PM 10 और आपका NO2, these three pollutants are used for measuring the air quality by WHO। ठीक बात है ये इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग रिपोर्ट बट पब्लिश करा है WHO, क्योंकि इसकी वजह से एयर क्वालिटी खराब होने की वजह से लोगों की जो हेल्थ है उस पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। और WHO ये कहता है कि पूरे वर्ल्ड में 99% लोग ऐसे हैं जो कि ऐसे एरियाज में रह रहे हैं जिस एरिया की एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है। आपको लगता है चंडीगढ़ इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटीज और द क्लीन सिटी ऑफ इंडिया, है ना? चंडीगढ़ इज वन ऑफ द नॉन अटेनमेंट सिटीज अंडर NAAQS। हमने कहा था नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, उसमें थी नॉन अटेनमेंट सिटीज, उसमें चंडीगढ़ इज वन ऑफ देम। तो सिटी दिखती अच्छी है, सुंदर दिखती है, लेकिन वहां पर द नंबर ऑफ पोल्यूटेंट्स कैन बी वेरी वेरी हाई। PM 10, PM 2.5 और NO2। चल सकते हैं आगे? चलो, तो आंसर इसका WHO। आ जाओ। प्रेसिडेंट्स कलर is the highest award bestowed on a military unit in India in recognition of its exceptional services to the nation। 2022 के लिए ये अवार्ड किसको दिया गया है? INS विराट, विक्रमादित्य, वल्सुरा या फिर नन ऑफ दी अबव? ठीक बात है। अब क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए कि ये कहां पर है? INS वल्सुरा आपका कौन सी जगह पर है? पहली बात तो ये कि ये है क्या, ये तो हम बाद में करेंगे कहां पर है। INS है तो इंडियन नेवल शिप है बेसिकली। ये क्या करता है ये INS? क्या है ये? फ्रिगेट है, कॉर्वेट है या डिस्ट्रॉयर है? जो शिप डूब जाते हैं उनको ढूंढता है ये शायद। ये फ्रिगेट है, इट इज अ फ्रिगेट, स्टोन फ्रिगेट। इसका काम इतना है कि जितने भी हमारे इंडिया में ट्रेनिंग होती है रिगार्डिंग दी मरीन इंजीनियरिंग, रिगार्डिंग दी फॉरेनर्स की रिगार्डिंग भी, कि अगर मान लो कोई ऐसी कोई कंट्री है जहां पर नेवी तो है
बट वहाँ पर टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, तो ऐसे फॉरेनर कंट्रीज को हम लोग थोड़ा सा साथ देते हैं और वहाँ के नेवी के पर्सोनल्स को यहाँ पर हम इंक्लूड करते हैं और उनको ट्रेनिंग देते हैं कि सबमरीन कैसे चलाई जाती है, टॉर्पीडो कैसे लॉन्च किया जाता है, शिप्स को कैसे मनूवर किया जाता है, मिसाइल्स कहाँ पर रखी जाती हैं, शिप काम कैसे करती है एक्चुअल में। तो जो ट्रेनिंग है बेसिकली ये दी जाती है इन दिस INS वल्सुर। और इसी की वजह से इसने काफी सारे कंट्रीज के जो पर्सोनल्स हैं उनको काफी ट्रेन किया है, इसीलिए इसको दिया गया है प्रेसिडेंट्स कलर। रहेगा याद। इसकी लोकेशन देखो क्या है, गुजरात। इट इज इन गुजरात। ध्यान रखेंगे, नाम ध्यान रखेंगे, ये क्या है वो ध्यान रखेंगे, न्यूज में क्यों है, कौन सा अवार्ड मिला है और ये कहां पर है। नहीं, रहते ही वाटर में ही है, बट इनके नाम पर स्टेशन भी बना दिए होते हैं। शिप्स तो हमेशा वाटर में ही रहेंगी ना, मतलब कोस्ट पर रहेंगी, हमेशा नहीं जाती सी में, खड़ी रहती है वहां पर। जब वॉर होगा या फिर कोई एक्सरसाइज होती है, कोई ट्रेनिंग होती है, तब उनको हम सी में लेकर जाते हैं, अदरवाइज फालतू का डीजल हम लोग नहीं फूकते। ठीक बात है। तो किसी शिप के नाम पर स्टेशन का नाम भी हो सकता है। चलो आंसर क्या रहेगा इसका, सी। चलो नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया यूनिट्स आर मर्ज्ड विद नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NFDC। ऑल ऑफ द अबव। पहला है आपका फिल्म्स डिवीजन, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म्स फेस्टिवल, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया एंड डी चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया। सी सेकंड नहीं है, बाकी तीन है। अच्छा सेकंड नहीं है, डाउट है ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था कि रिसेंटली कुछ डिविजन्स को हम लोगों ने मर्ज कर दिया है, वो किसके अंदर मर्ज किया है, ये क्वेश्चन भी बन सकता था। नहीं तो मिनिस्ट्री होगी ना, मर्ज इसमें किया नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में। कौन कौन से मर्ज किए, ये क्वेश्चन हल्का सा ट्रिकी है, आपने याद रखने। और ये क्योंकि जो भी आपका पूरा का पूरा ये पूरा डिविजन्स हैं, इसमें कई सारे ऐसे डिविजन्स हैं जिसमें कुछ पर्टिकुलर काम किसी का है, कुछ पर्टिकुलर काम किसी का है। तो ये चार आपने याद रखने हैं। किसमें मर्ज किए गए हैं, NFDC में, विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक बात है, याद रखेंगे इसे। तो इसका आंसर क्या है आपका, ऑल ऑफ द अबव। चारों सही हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इनको कौन सी कमेटी के कहने पर मर्ज किया गया है। बिमल जुल्का एक्सपर्ट कमेटी, जो कि बैठाई गई थी स्पेशली फॉर द रैशनलाइजेशन ऑफ दीज डिविजन्स। 20 2020 में बैठाई गई थी। बिमल जुल्का, बिमल BIMAL, जुल्का JULKA। चले आगे। याद कैसे करोगे, जैसे चिल्ड्रंस के रिगार्डिंग है एक कि छोटे बच्चों की कोई अहमियत नहीं है, मर्ज कर दिया। आर्काइव, पुरानी चीजें होती है आर्काइव्स, इनकी कोई महत्वता नहीं, इनको मर्ज कर दिया। और तीसरा कौन सा है, फेस्टिवल्स, बहुत सारे होते हैं, मर्ज कर दिया। किसको याद रखेंगे। और तीसरा आपका, चौथा आपका फिल्म्स डिवीजन, कैसे याद करोगे इसे, डिविजन ज्यादा तो मर्ज कर दिए। चलो कोई बात नहीं। तो चिल्ड्रन की कोई अहमियत नहीं है, आर्काइव्स की कोई अहमियत नहीं है, फेस्टिवल्स की कोई अहमियत नहीं है, और डिविजन्स बहुत सारे थे तो इनको मर्ज कर दिया गया। तो कहीं पर ये शब्द दिख जाए तो उसको टिक कर देना। कर दोगे टिक। चलें आगे, आ जाओ। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स पढ़ा हुआ हम लोगों ने पहले। ये किसने रिलीज किया है इसको, नीति आयोग ने।
पहली बात तो ये जो इंडेक्स है वो रिलीज किया क्यों जाता है, क्वेश्चन ये है। हाँ, किस स्टेट ने एफर्ट्स लिए हैं फॉर प्रमोटिंग द एनर्जी एफिशिएंसी, फॉर प्रमोटिंग द हेल्थ ऑफ डिस्कॉम्स, फॉर टेकिंग द न्यू इनिशिएटिव्स, फॉर इम्प्लीमेंटिंग द सेंट्रल पॉलिसीज, और आपके स्टेट में कितना ज्यादा आपने इंप्रूवमेंट किया है वो बताने के लिए इंडेक्स आता है। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ो जरा। गुजरात टॉप द इंडेक्स इन कैटेगरी ऑफ लार्ज स्टेट्स। होमवर्क लिखो। फर्स्ट थ्री स्टेट्स ऑफ हैविंग द हाईएस्ट wind energy potential, 3 states of having the highest wind energy potential। एक होता है पोटेंशियल, एक होता है एक्चुअल में प्रोडक्शन। कौन से स्टेट के पास सबसे ज्यादा पोटेंशियल है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है बाय यूजिंग द विंड एनर्जी। दूसरा होता है जिसने एक्चुअल में किया है। ठीक बात है। तो पहले 3 पोटेंशियल वाले और पहले 3 प्रोडक्शन वाले याद करके आएंगे, सोलर के लिए और विंड के लिए। ये आपको मिलेगा ऑन दी साइट ऑफ MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। उसी साइट से आप लोगों ने उठाना है, वो ही डेटा आपका बढ़िया डेटा है और वो ऑथेंटिक डेटा है। विकिपीडिया नहीं पढ़ेंगे, विकिपीडिया जो भी डेटा आएगा वो मैं मान्य नहीं करती क्योंकि उसमें गलत डेटा होता है, तो जो ऑफिशियल है उसी से उठाएंगे। चलो आंसर क्या है इसका, बोथ 1 और 2। क्वेश्चन अब ये है कि कौन कौन से पैरामीटर्स के हिसाब से हम लोगों ने स्टेट्स को रैंक दिया। डिस्कॉम्स की परफॉर्मेंस, एक होती है आपकी जेनकोज, जनरेटिंग कंपनीज जो कि बिजली बनाती हैं। दूसरी होती है डिस्कॉम्स, डिस्ट्रीब्यूटिव कंपनीज जो कि बनी हुई इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं थ्रू द ग्रिड। तो डिस्कॉम्स की हेल्थ है हमारे यहाँ पर थोड़ी सी अब क्रिटिकल है, उनके ऊपर लोन्स बहुत सारे हैं, इसीलिए जिस स्टेट में डिस्कॉम्स की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छी होती है उसको हम देते हैं बढ़िया रैंक। तो पहला क्या है पैरामीटर आपका, डिस्कॉम्स की परफॉर्मेंस। दूसरा है आपका, इसमें आपने एनर्जी बना तो दी, डिस्ट्रीब्यूट भी कर दी, लेकिन क्या लोग उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो ये भी एक पैरामीटर होना चाहिए। तो अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। थर्ड है आपका क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव, कोल के बजाय कितने सारे आपने विंड के रिगार्डिंग, सोलर के रिगार्डिंग इनिशिएटिव उठाए हैं। और चौथा इसे याद कर लेंगे न्यू इनिशिएटिव, लास्ट वाला न्यू इनिशिएटिव, जो ऑलरेडी इनिशिएटिव आप लोगों ने उठाए हुए हैं उसको आप कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो और साथ में नए कितने तरीके से आपने इंप्लीमेंट करने हैं। फिर आपका एनर्जी एफिशिएंसी, कि आपने लोगों के घरों तक जो एनर्जी पहुंचाई है क्या वो एनर्जी एफिशिएंट है या नहीं है, बिल्डिंग सारी की सारी, क्या वहां पर अभी भी LEDs यूज हो रही हैं या फिर वहां पर वो पीले कलर के बल्ब यूज हो रहे हैं। आते थे पीले कलर के बल्ब्स, हाँ, जो कि बहुत इलेक्ट्रिसिटी खाते थे। अब ये हैं आपके LEDs, ये काफी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। तो प्रोडक्ट्स ऐसे होने चाहिए विच आर एनर्जी एफिशिएंट। ACs आते हैं 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। तो जो 5 स्टार AC होगा आपका, दैट विल कंज्यूम लेस एनर्जी, आपका बिजली का बिल कम आएगा, भले ही महंगा आपको पहले स्टार्टिंग में पड़ जाए। हैं 2000 का फर्क पड़ेगा बिजली का, कॉस्ट में नहीं बहुत फर्क पड़ता है। चलो वो हम बहस नहीं कर रहे, अभी दुकानदार नहीं हम। तो ये तो हो गया आपके। अच्छा, लास्ट रह गया आपका एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। देखो होता क्या है ना कि विंड पावर प्लांट्स लगाने के लिए भी आपको जगह चाहिए है, सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए आपको जगह चाहिए है। आपने जब वो जगह लगाई, क्या वो लैंड एग्रीकल्चरल लैंड थी, क्या वहां पर लोग पहले से रहते थे, आपने वहां से उनको हटा दिया,
तो ये बेसिकली क्या है कि भले ही आपने इनिशिएटिव उठाया है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, लेकिन उसकी वजह से क्या आपने एनवायरमेंट को हानि पहुंचाई है, तो वो पैरामीटर भी है एक आपके इसमें इंक्लूडेड। ठीक बात है। तो डिस्कॉम्स की परफॉर्मेंस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी हो गई, लोगों के द्वारा अफोर्ड करनी हो गई, नए इनिशिएटिव हो गए, एनवायरमेंट का ध्यान हो गया और एफिशिएंसी का ध्यान हो गया। 6 रहेंगे याद ये। तो इसमें भी हम लोगों ने क्या किया है, डिफरेंट स्टेट्स को कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है आपका लार्जर स्टेट्स, एक है आपका स्मॉलर स्टेट्स। लार्जर में टॉप किया है आपके गुजरात ने और स्मॉलर में टॉप किया है गोवा ने। ठीक बात है। तो इंडेक्स क्या है, किसने रिलीज किया है, कौन टॉप पर है और साथ में क्या पैरामीटर्स हैं, याद रखेंगे। चलें आगे। चलो, हेलिना फर्स्ट स्टेटमेंट, it has a range of 7 kilometer. Second, it is in, पढ़ने तो दो भाई। दूसरा है it is an anti-tank guided missile. Third, developed by DRDL. नो क्यों है? दोबारा बोलो। डीआरडीओ आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। डीआरडीओ के अंदर टोटल 19 लैब्स हैं पूरे इंडिया में, जिसमें से एक डीआरडीएल है। तो डीआरडीएल ने बनाया, इसका मतलब किसने बनाया है? डीआरडीओ ने। कंफ्यूज नहीं होंगे। डीआरडीएल का हेडक्वार्टर कहां पर है? हैदराबाद। सबसे इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी है डीआरडीओ की ये वाली, हैदराबाद से हेडक्वार्टर है। अब क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि हेलिना है क्या बेसिकली? हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग मिसाइल। हाँ, जो नाग मिसाइल है आपकी, अगर आपने उसको लॉन्च करना है हेलीकॉप्टर से या फिर किसी भी एयरक्राफ्ट से, तो उसको हम क्या कहते हैं? हेलिना। जिसका एक्स्ट्रा नाम और क्या है? इसको हम और क्या कहते हैं? ध्रुवास्त्र। ध्रुवास्त्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको हम लोगों ने ध्रुव हेलीकॉप्टर से लॉन्च करना अभी शुरू किया है। ठीक बात है। तो इसकी रेंज कितनी रहेगी? 7 किलोमीटर। एंटी टैंक है ना, तो सामने जब वॉर हो रहा है एक्चुअल में, तो टैंक आपको दिख रहा है आता हुआ, तो आपने उसको मार गिराना है, तो रेंज हमेशा कम ही रहेगी इसकी। 70 आ जाए तो मान लेना गलत है वो 70, क्योंकि बहुत दूर है, टैंक दिखेगा ही नहीं आपको, है ना। नाग मिसाइल की रेंज क्या है? नाग मिसाइल की रेंज 4 किलोमीटर। आर्मी वाले की 4 किलोमीटर है, हेलीकॉप्टर वाले की 7 किलोमीटर है। अब क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए, क्या इंडिया में सिर्फ यही एक मिसाइल है जो कि एंटी टैंक मिसाइल है? क्या सिर्फ इकलौती है ये नाग और हेलिना? इसके अलावा भी है क्या हमारे पास? हाँ या ना? पहले तो हाँ या ना, अगर हाँ तो फिर कौन सी है या नहीं, इतना बता दो मुझे बस। नहीं है। हाँ वाले कितने हैं? ना वाले कितने हैं? ये जो कहीं के भी नहीं है, कुछ तो तुक्का ही मार दो। हैं जी? अग्नि तो बैलिस्टिक मिसाइल है। इंडिया में इसके अलावा और भी मिसाइल्स हैं जो कि एंटी टैंक हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखो, संत मिसाइल, SANT, याद है? संत मिसाइल फुल फॉर्म स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। स्टैंड ऑफ के आगे लिखेंगे स्मार्ट, स्मार्ट स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। ये न्यूज में क्यों है संत मिसाइल? इसको हम बना रहे हैं, हम डेवलप कर रहे हैं इसको फॉर द इंटीग्रेशन विद द MI-35 हेलीकॉप्टर्स।
जो आपकी ये वाली है ध्रुवास्त्र है, ये है ध्रुव हेलीकॉप्टर के लिए, और जो संत मिसाइल है ये आपकी एयरफोर्स की रिगार्डिंग ही है। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद दी MiG-35 हेलीकॉप्टर्स, Mi-35। मिग तो एयरक्राफ्ट है ना, आपके हेलीकॉप्टर नहीं है। और भी है कोई? और कोई भी है? लिखो MPATGM, MPATGM, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। अब जिसका नाम ही पोर्टेबल आ गया कि इसको जो इंसान है, जो ह्यूमन है, वही लेकर जा सकता है, तो इसकी रेंज कितनी होगी? अराउंड 2.5 किलोमीटर। और ये कौन यूज करेगा नॉर्मली? सोल्जर्स, इन्फेंट्री वाले यूज करेंगे इसे। आर्मी में डिविजन्स होते हैं ना, इन्फेंट्री, कैवलरी, पैराशूट फोर्सेस, तो इन्फेंट्री वाले यूज करेंगे जो कि पैदल लड़ाकू होते हैं, मतलब पैदल सोल्जर्स होते हैं जो। उसकी रेंज कितनी है? रेंज नहीं पता उसकी, मुझे भी नहीं पता। होगी तो 4-5 ही होगी मैक्सिमम। लिख लो, होमवर्क लिखो, ये भी संत की रेंज पता करके आएंगे। तो टोटल आपकी होगी हेलिना, नाग, संत और MPATGM। आ जाओ नेक्स्ट, इसका आंसर क्या है? डी इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान न्यूज में है। क्यों न्यूज में था? क्योंकि इसका जो स्कीम का टेन्योर है उसको एक्सटेंड किया गया है बाय 5 years। ठीक बात है। पहली बात तो ये जो स्कीम है इसके नाम पे पढ़ो जरा, ग्राम स्वराज अभियान है। तो ग्राम स्वराज का मतलब क्या होता है नॉर्मली? जो विलेजेस हैं उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाना है ना। तो हम करेंगे कैसे कि जो आपके गांव हैं वहां पर पानी बढ़िया से आता हो, रोड्स बनी हो, इलेक्ट्रिसिटी आती हो, सब बढ़िया से चल रहा हो, और साथ में ये सब काम करने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? PRIs की, पंचायत की। तो अगर हम लोगों को ये सभी चीजें ठीक करनी है तो हमें क्या ठीक करना पड़ेगा? परफॉर्मेंस ऑफ PRIs। और वही सब करने के लिए हम लोगों ने क्या चलाया है? ग्राम स्वराज अभियान। कि सरपंच को पता ही नहीं है कि एक्चुअल गांव में चीजें होनी चाहिए, तो गांव में चीजें होंगी? वो नहीं होंगी। तो सरपंच को, पंचायत में लोगों जो भी यहाँ पर उसमें पर्सनल्स काम कर रहे हैं, उन सभी को ट्रेनिंग देने के लिए जो एक अभियान है वो चलाया गया, दैट इज ग्राम स्वराज अभियान। 2018 में हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था, 2021 तक ये चला था, और दोबारा से इसको हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिया है फॉर नेक्स्ट 5 years। चलो अब क्वेश्चन आता है, फर्स्ट स्टेटमेंट, द स्कीम इज एम्ड टू डेवलप गवर्नेंस कैपेबिलिटीज ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। कि कैसे गवर्न करना है, क्या चीजें करनी है, लोगों को कैसे मैनेज करना है, ये सब चीजें हम लोग आप लोगों को बताएंगे। सेकेंड, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर दिस स्कीम। ठीक बात है, पंचायतों के लिए पंचायत मिनिस्ट्री ही तो रहेगी। इंडिया में नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। क्यों मनाया जाता है उस दिन को? क्योंकि उस दिन क्या किया था हम लोगों ने? 73rd अमेंडमेंट 1992 को पास किया था, विच गेव दी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग टू दी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। उससे पहले स्टेट्स में पंचायत हुआ करती थी, बट किसी में है किसी में नहीं, किसी को फर्क नहीं पड़ता था। उसके बाद सभी स्टेट्स में रहेगी। दैट वाज रिटन अंडर दी 73rd अमेंडमेंट। ठीक बात है। चलो, तो इसका आंसर है आपका सी। इसमें क्या है ना कि देयर आर 2 कंपोनेंट्स, कि इस अभियान में जो चीजें हम लोगों को सिखाएंगे
कुछ चीजें ऐसी होंगी जो सिर्फ और सिर्फ सेंटर के रिगार्डिंग होंगी, दोज आर कॉल्ड द सेंट्रल कंपोनेंट्स। कुछ होंगी जो स्टेट गवर्नमेंट सिखाएंगी पंचायत के लोगों को, दोज आर कॉल्ड द स्टेट कंपोनेंट्स। अगर स्टेट कंपोनेंट्स जो हैं उनमें जो चीजें हम लोग करेंगे उसके लिए जो फंड आएगा उसमें शेयरिंग होगी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, जिसमें रहेगी 60-40 फॉर द स्टेट्स एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, हिमाचल, यूके और यूटी ऑफ J&K। इनके लिए रहेगा 90-10, बाकी सबके लिए रहेगा 60-40, ओनली फॉर द स्टेट कंपोनेंट्स। जो इसके सेंट्रल कंपोनेंट्स हैं उसके लिए क्या रहेगा, टोटल फंडिंग इज बाय द सेंटर गवर्नमेंट। हिमाचल, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट और आपका J&K, यूटी। हाँ, होता है इसमें हल्का सा कैच यही है, जो हमारी J&K की यूटी है ना उसको हम लोगों ने स्पेशल स्टेट्स में गिना हुआ है। लद्दाख जो है उसमें 100% आपका सेंटर देगा। लद्दाख में, चंडीगढ़ में, दादरा नगर हवेली में इसमें 100% है सेंटर की तरफ से, बट J&K की जो यूटी है वहां पर 90-10 अभी बनाया हुआ है हम लोगों ने। तो सभी में आप देखना ये आपको नजर आएगा ये चीज। क्लैरिटी है सभी को? कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, साथ में ये न्यूज में क्यों रहा था, कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, क्या ये एक्चुअल में स्कीम है और ये क्या बेसिक इसका पर्पस रहता है। चलें आगे, आंसर क्या रहेगा इसका, सी, बोथ 1 and 2। चलो नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7th of April। हर साल मनाते हैं। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट, थीम फॉर 2022 इज आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। सही बात है। मैंने आपको पहले ही बताया है जो थीम्स होती हैं उनको, जो भी लिखी होती है उनको मान लिया करो, क्योंकि थीम्स चेंज करने में हल्का सा आलस आता है। पीपीएससी वालों को भी आता होगा, तो नॉर्मली अगर आपको याद है, आप श्योर हो तो बात ठीक है, लेकिन अगर आपने पहली बार ही सुनी है वो थीम तो उसको सच मान लेना। ठीक बात है। इसका आंसर क्या रहेगा? पूछा क्या है? इनकरेक्ट। तो आंसर वुड बी डी, नाइदर 1 nor 2 बिकॉज ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन अब ये है आप लोगों के लिए कि हम इस डे को मनाते क्यों हैं? क्योंकि इस दिन क्या बना था? WHO, ईयर 1948। नाइस। एक तो हो गया आपका वर्ल्ड हेल्थ डे, एक हो गया आपका वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। 10th of October इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। ठीक बात है, दोनों में फर्क है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखिएगा। इसका आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट, वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स न्यूज में था काफी। पहली स्टेटमेंट्स, इट इज रिलीज्ड बाय IFPRI, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। हाँ या ना? कौन है? बाद में नहीं, पहले बताओ हाँ या ना। नो। फिर कौन है? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज द अथॉरिटी फॉर दिस वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स। इंडेक्स है क्या बेसिकली? ये देखो, इसमें क्या है ना, जो आपका बेस ईयर है, बेस ईयर इज दिस 2014 से 2016 तक। इसमें अगर एक बास्केट ऑफ फूड जिसमें आपका वीट था, जिसमें आपके ग्रेन्स थे, जिसमें आपके ये मेज था, जवार था, बाजरा था, रागी थी, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये है नहीं क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सब ये नहीं खाते। अगर उस बास्केट में जो भी चीजें आपने रखी हुई हैं उसका अगर प्राइस 2014 से लेकर 2015 का जो 16 का जो एवरेज है वो 100 रुपए है, तो आज वो प्राइस कितना है 2022 में? दैट्स कॉल्ड द वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स। और ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि इसने पिछले सालों के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। जिस बास्केट का प्राइस 100 रुपए होना चाहिए था, उस बास्केट का प्राइस कितना है? अराउंड
159 है उसका प्राइस। तो प्राइस क्या हो रहे हैं हमारे फूड के, बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, लोगों की इनकम कम हो रही है ड्यू टू कोविड-19। तो सारी जो दिक्कतें वो इकट्ठी आ गई हमारे सिर पे। ठीक बात है। तो बेस ईयर क्या है आपका 2016, 2014 से 16 का बेस ईयर। आप 2015 भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक बात है। चलो, एक तो ये चीज, साथ में कौन रिलीज करता है इसे, FAO। ये है आपका 159.3। एग्जैक्ट अगर डेटा आ भी जाए तो पता होना चाहिए। अब तक का ये सबसे ज्यादा प्राइस है। इसका मतलब जो प्राइस और जो डिमांड और सप्लाई का जो आपका पूरा का पूरा बैलेंस है वो काफी ज्यादा डगमगा चुका है। अब आंसर क्या रहेगा इसका? ओनली वन। वाई ओनली वन? क्योंकि पूछा है आप लोगों से इनकरेक्ट। तो आंसर वुड बी A, 1 ओनली। ठीक बात है। देखो बास्केट में क्या क्या है, आपके सीरियल्स हैं, आपके जितने व्हीट वगैरह, ऑयल सीड्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मीट है, शुगर है। मतलब रूटीन में जो आप चीजें खाते हैं उसका प्राइस ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट आएंगे। Which of the following countries are the members of Colombo Security Dialogue? इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स या फिर म्यांमार? पहली बात तो जो कोलंबो सिक्योरिटी डायलॉग है कब बना था? न्यूज में क्यों था ये बता दो। चलो फिर, अभी इसकी मीटिंग हुई है। ठीक बात है। 2011 में ये बना था आपका। मेंबर कौन कौन से? इंडिया इज ए मेंबर। कोलंबो अगर आ गया तो श्रीलंका तो होगा ही होगा। श्रीलंका इज ए मेंबर। मालदीव्स इज ए मेंबर। म्यांमार इज ए मेंबर। मालदीव्स, अच्छा मालदीव्स हो गया। मॉरिशियस, यस। देयर आर टोटल 4 मेंबर्स। पहले शुरू हुआ था 3 से। हाँ, पहले 3 शुरू हुए थे, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स। मॉरिशियस इज द 4th मेंबर। ठीक बात है। और ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि इसकी मीटिंग हम लोगों ने भी रिसेंटली कंडक्ट करवाई है। इसका मकसद क्या है? सिक्योरिटी बना के रखनी। जितने भी आपका टेररिज्म है, जितना भी आपका पायरेसी है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, जितनी भी चीजें समुद्र के रास्ते से हो सकती हैं, वो सब चीजें रोकनी है सभी कंट्रीज ने मिलकर। और ये वो कंट्रीज हैं मेनली जिनका आपका लैंड टच नहीं होता है बल्कि वाटर टच होते हैं, है ना। तो जितने भी आपकी पायरेसी वाले ऑपरेशंस है वो थ्रू वाटर ही होते हैं। सॉइल पायरेट्स नॉन फॉर दी पायरेसी, पायरेट्स ऑफ, एक और भी तो है, कैरेबियन वाले भी तो हैं। ऐसे कैसे पीछे रह जाएंगे? चलो इसका आंसर क्या है? A, 1, 2 एंड 3। दूसरी चीज में ध्यान रखेंगे कि इसके ऑब्जर्वर्स कंट्रीज भी हैं कुछ। होमवर्क लिखो, ऑब्जर्वर कंट्रीज ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी डायलॉग, सेशल्स एंड बांग्लादेश। ओके, होमवर्क यहीं पर हो गया। Seychelles and Bangladesh are 2 countries which are the observer countries under this Colombo Security Dialogue. चलो नेक्स्ट आओ जरा। एंडोसल्फान न्यूज में था, ये फर्टिलाइजर है, इंसेक्टिसाइड है, ड्रग फॉर डायबिटीज है, फिर हर्बिसाइड है। फर्टिलाइजर वाले कितने हैं? एक। इंसेक्टिसाइड वाले हैं? आंसर है, बता रही हूं, सबर भीम। आंसर क्या है इसका? अच्छा, आंसर से पहले एक और चीज पूछती हूँ आप लोगों से। ये जो सब्सटेंस है एंडोसल्फान,
हाँ बैन हो गया है, ठीक बात है। किसकी प्लांटेशन में इसको हम लोग यूज करते थे एंड विच एरिया? तमिलनाडु वाले एरिया में होती है कैशू प्लांटेशन। कैशू क्या होते हैं? काजू। उनकी प्लांटेशन के लिए यूज किया जाता था ये इंसेक्टिसाइड एंडोसल्फान। ये क्या है? ए भी नहीं है, बी भी नहीं, डी है सीधा। ये बी है, इंसेक्टिसाइड है बेसिकली है। लेकिन इसके कंजप्शन की वजह से जो काजू लोगों ने खाए उनकी बॉडी में एंडोसल्फान गया, जो कि है एक बहुत ज्यादा हार्मफुल सब्सटेंस फॉर आवर बॉडी। इसीलिए इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स को देखते हुए बैन कर दिया गया था इसको बाय सुप्रीम कोर्ट। अभी नहीं किया गया, बहुत पहले कर दिया गया, 2011 की बात है ये। न्यूज में इसलिए था क्योंकि अभी भी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो कि एंडोसल्फान का यूज कर रहे हैं फॉर दी कैशू प्लांटेशन या फिर और प्लांटेशन के लिए भी। तो ये क्या है? आपका इंसेक्टिसाइड है। क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए ये है कि स्टॉकहोम कन्वेंशन, कितने लोगों ने सुनी है स्टॉकहोम कन्वेंशन? कैपिटल ऑफ स्वीडन। स्टॉकहोम कन्वेंशन है आपकी, जिसमें हम लोगों ने किस चीज को बैन करवाने के लिए बोला था? पीओपीज को, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। परसिस्टेंट का मतलब होता है जो कि बहुत टाइम तक एटमॉस्फेयर में रह सकते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो कि हमारी बॉडी को, हमारे एटमॉस्फेयर को, सभी को हार्म पहुंचाते हैं, उनको बैन करना है। ना तो उनका कोई एक्सपोर्ट किया जाएगा, ना उनका इंपोर्ट किया जाएगा बाय एनी कंट्री। स्टॉकहोम डिफरेंस है। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है वो आई थी आपकी 2001 में। इट वाज ओपन फॉर द सिग्नेचर्स। 2004 में इसको हम लोगों ने रेटिफाई कर दिया था और इसको फोर्स में हम लोग लेकर आ गए थे। इट केम इनटू फोर्स। इंडिया ने कब साइन किया इसको? 2008-2006 में किया था, कहीं आसपास ही किया था। जो आप कह रहे हो वो है आपकी स्टॉकहोम मीटिंग। स्टॉकहोम मीटिंग है जो कि 1972 में हुई थी। और इसमें क्या आया था आपका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो मीटिंग थी स्टॉकहोम में हुई थी 1972 में, जिसमें आया था आपका यूएन ईपी आया था। 2012 में क्या आया था? यूएनईए एनवायरमेंट असेंबली। ये प्रोग्राम आया था आपका 1972 में। स्टॉकहोम कन्वेंशन में फर्क है, स्टॉकहोम एग्रीमेंट में फर्क है। स्टॉकहोम एग्रीमेंट है आपका 72 वाला, एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट वाला। ठीक बात है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। स्टॉकहोम कन्वेंशन आपका पीओपीज के रिगार्डिंग एंड एंडोसल्फान इज अ पीओपी, जिसको हम लोगों ने बैन कर दिया है। इसकी ना तो आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ना आप इसकी सेल करेंगे, और ना ही आप इसको किसी और कंट्री में ट्रेड करेंगे। तो आंसर इज इंसेक्टिसाइड। चलो बी ऑप्शन किसकी? पीओपीज की फुल फॉर्म है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। रहेगा याद? चलें आगे। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, एफआरटी, न्यूज में था ये। हम लोगों ने इसको फेस्ड मैनर में सभी एयरपोर्ट्स पर इंप्लीमेंट कर देना है। आप लोगों में से कितने लोग फ्लाइट में गए हैं आज तक कहीं? आप लोगों को पता होगा हल्का सा कि क्या प्रोसीजर रहता है एयरपोर्ट में एंटर करने से लेकर हवाई जहाज में चढ़ने तक। अब उसमें क्या है, पूरा का पूरा हम लोगों ने फेशियल वाला भी ऐड कर दिया है कि आपकी जो आइडेंटिटी है उसको हम लोग फेशियल आइडेंटिफिकेशन के थ्रू भी करेंगे। ठीक बात है। पहली स्टेटमेंट है इसकी, डिजी यात्रा इनिशिएटिव। ये जो आपका एफआरटी टेक्नोलॉजी है वो आया ही आपका अंडर आपका डिजी यात्रा इनिशिएटिव है, जिसका मकसद ही है कि जो आपकी पूरी की पूरी ट्रैवलिंग हो, जो पूरी की पूरी यात्रा हो, दैट शुड बी डिजिटली वेरी वेरी एफिशिएंट। किसी भी तरीके से कोई पर्सन ऐसा ना चढ़ जाए हवाई जहाज में जिसको नहीं चढ़ना चाहिए था। ठीक बात है, नहीं तो
नहीं तो कुछ भी हो सकता है। सेकंड पढ़ो जरा स्टेटमेंट, वेरिएशन इन लाइट इंटेंसिटी मेजरली अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ एफआरटी। अगर लाइट बहुत कम है तब भी जो फेशियल रिकॉग्निशन हैं वो थोड़े से हैम्पर हो सकते हैं। लाइट अगर कम है और अगर लाइट बहुत ज्यादा है तो भी क्या फेशियल जो रिकॉग्निशन हैं, फेस के जो फीचर्स हैं उनमें चेंजेस हो सकते हैं। नहीं हो सकते, क्यों है? अगर लाइट कम या ज्यादा है तो क्या फेशियल फीचर्स बड़े तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं रेटिना वगैरह से? फेस की बात कर रहे हैं, पूरे फेस की फेशियल फीचर्स, सिर्फ रेटिना ने। लाइट को एडजस्ट करना पड़ेगा, मैं वही कह रही हूँ, लाइट को एडजस्ट करना पड़ेगा। लाइट अगर बहुत कम है, लाइट अगर बहुत ज्यादा है, तब जो रिकॉग्निशन हैं वो इफेक्टिव नहीं हो पाते हैं, इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाती एग्जैक्टली। ठीक बात है, इसका आंसर क्या रहेगा आपका? सी। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो इनिशिएटिव है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक बात है, लिख लेंगे साथ में इसको, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इज रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री फॉर दिस एफआरटी टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन आता है क्या हम लोगों ने इसको सारे के सारे एयरपोर्ट्स पर इंप्लीमेंट कर दिया है? नहीं किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ जरा। क्या है क्वेश्चन? स्टैंड अप इंडिया स्कीम, राइट। न्यूज में क्यों है? एक्सटेंड किया है इसको, तुक्का नहीं मारना यूनिक। इसको अभी हो गए हैं 6 साल हो गए इसको, यस इसको हो गए हैं 6 साल, इसीलिए इसकी हम लोगों ने अभी एनिवर्सरी मनाई है अप्रैल में ही, इसलिए न्यूज में था। क्वेश्चन देखो जरा, फर्स्ट स्टेटमेंट, इट एम्स टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग ऑल द इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड पीपल। ऑल शब्द हल्का सा गलत लग रहा है, अगर ये शब्द गलत है तो सही शब्द क्या है? एमएसएमईज नहीं है, एससी, एसटी एंड विमेन। इन 3 कम्युनिटीज को अगर आपने स्टार्टअप शुरू करने के लिए मोटिवेट करना है तो आपने कौन सी स्कीम निकाली है? स्टैंड अप इंडिया स्कीम। दूसरी पढ़ो, विमेन है सारी, एससी, एसटी एंड विमेन ऑफ ऑल कैटेगरीज। इट फैसिलिटेट्स बैंक लोन्स बिटवीन 10 लाख एंड 1 करोड़। 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का जो अमाउंट है वो लोन के तौर पे दिया जा सकता है टू दीज कैटेगरीज। यस और नो? यस। थर्ड, लोन्स अंडर दिस स्कीम आर अवेलेबल फॉर ओनली ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स। ग्रीन फील्ड क्या होते हैं? जिनको शुरुआत से शुरू करना होता है। ब्राउन फील्ड कौन से होते हैं? पहले से बने हुए, आपने रेनोवेट करना है उन्हें या उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है। तो आंसर क्या रहेगा इसका? 2 and 3, आंसर वुड बी बी। क्वेश्चन देखो क्या है अब आप लोगों के लिए, क्या है ना, डिफरेंट फंड्स दिए जाते हैं डिफरेंट स्कीम्स के अंडर। एक स्कीम है मुद्रा योजना, सुना आप लोगों ने मुद्रा योजना के बारे में? इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, शिशु, किशोर, तरुण। अगर मैं आप लोगों से पूछूं व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट अंडर दिस मुद्रा योजना टू बी गिवन एज लोन? 500? मेरे से ले लो 500 तो तुम। 50,000? मैक्सिमम अमाउंट कितनी हो सकती है? 10 लाख। पूरी स्कीम की पूछ रही हूं मैं। अब 50,000 से लेकर 10 लाख तक की, 10 लाख से अबव की स्टैंड अप इंडिया स्कीम, उसमें आपका शिशु, किशोर, तरुण है, 3 कंपोनेंट्स। शिशु में कितने अमाउंट है?
शिशु है आपकी 50,000 तक, तो मिनिमम 50,000 कैसी हुई फिर? मैं जब आप लोगों से पूछा कि मिनिमम अमाउंट कितनी है तो आप लोगों ने 50,000 बोला। पचास हजार से आई थिंक 5 लाख है, 5 लाख से 10 लाख है, और 10 चेक करना है इसको, आई एम नॉट श्योर। हाँ मैं श्योर नहीं हूँ, चेक कर लेना शिशु में कितनी है, किशोर में कितनी है, तरुण में कितनी है। अमाउंट्स पर क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी और आ सकते हैं अभी भी। अभी चेक कर लो कोई, अभी क्लियर कर लेंगे इसको। 50,000 अप टू 50,000 ओके, 50 से 5, और तरुण में है आपकी 5 to 10 लाख। ठीक है, ठीक है। 50,000 तक है आपका शिशु कंपोनेंट, 50,000 से 5 लाख है किशोर कंपोनेंट, और तरुण है आपका 5 लाख से 10 लाख तक। ठीक है, क्लियर है? ये क्लियर है सभी को? स्टैंड अप इंडिया स्कीम चल सकते हैं आगे। कब लॉन्च हुई थी? ईयर 2016। चलो सोल्यूशन बी है, लिख लेना इसको। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये रिसेंटली हम लोगों ने जो मिशन है वो शुरू किया है, अब इसको हामी भरी है बजट में हम लोगों ने, इसको इम्प्लीमेंट हम लोग करेंगे। पहले ही पढ़ो जरा, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। यस, ऑयल, इट इज नॉट अ सेंट्रली सेक्टर स्कीम, इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सरकार देगी पैसे। डाउट रहता है तो इसको हम निमोनिक बना के याद करते हैं। आपने स्कीम याद रखनी है जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, क्योंकि वो स्कीम है कम। उनके अलावा जो बच गई वो सारी कौन सी रहेगी? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हम याद रख सकते हैं कि आपका किसान मानधन योजना, श्रम योगी मानधन योजना, लघु व्यापारी मानधन योजना, जिसमें मानधन आ गया उसमें क्या होगी? वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो गई वो। तो इस तरीके से कुछ निमोनिक्स होते हैं जो आप बना सकते हो अपने लिए, सिर्फ वो याद करना जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं, अदरवाइज जो बाकी बची है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड रह जाएंगे। सेकेंड देखो जरा, स्पेशल फोकस विल बी ऑन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, लक्षद्वीप आइलैंड्स। स्पेशल फोकस विल बी ऑन नॉर्थ ईस्ट एंड सदर्न रीजन ना, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप नहीं है। स्पेशल फोकस का मतलब होता है ये एक ऐसे एरियाज हैं जहां पर ऑयल पाम्स लग सकते हैं बट हम लोगों ने अभी तक लगाए नहीं है। तो स्पेशल फोकस विल बी ऑन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स प्लस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। थर्ड देखो, द प्रपोज्ड स्कीम विल सब्ज्यूम द करंट नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल पाम प्रोग्राम। यस, तो आंसर क्या रहेगा इसका? आंसर रहेगा 3 ओनली। करेक्ट पूछा है हम लोगों से। अच्छा, अब इसमें ना टारगेट्स लिखने हैं हम लोगों को। लिखो जरा टारगेट्स। टारगेट में आपको 3 लिखवा रहे, तीनों आपने याद रखने हैं क्योंकि सीधा क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है। लिखो पहला टारगेट, इंक्रीज द एरिया for palm production, increase the area of palm production by 6.5 lakh hectares। 6.5 लाख हेक्टेयर्स, जितने अभी एरियाज में लोग पाम ऑयल उगाते हैं उससे हमें एक्स्ट्रा कितने करने हैं? और 6.5 लाख हेक्टेयर बाय 2025-2026 लिखेंगे इसको, बाय 2025-26। पहला तो हो गया एरिया वाला, ये कि एरिया हमें इतना इंक्रीज करना है। दूसरा,
प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, लिखेंगे इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल पाम, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल पाम, हम उसकी यील्ड की बात कर रहे हैं, टू 11.2 लाख टन्स, 11.2 लाख टन्स, इतना हमें करना है टोटल बाय 2025-26। थर्ड वो लिखेंगे टारगेट, प्रोडक्शन, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन प्रोडक्शन टू 28 लाख टन्स, 28 लाख टन्स बाय 2029-30। आपके लिखे हुए हैं इसमें सारे के सारे, ये वाले में, इसको लेकिन आप लोगों ने अब याद करना है, क्योंकि मिनिस्ट्री कौन सी है या फिर ये कैटेगरीज, ये स्कीम कैसी है, किस पर फोकस किया जाएगा, ये सब जो चीजें हैं आपकी पेपर में आ सकती हैं। टारगेट्स पर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इस टाइम पे, मतलब प्रीवियस पैटर्न देखते हुए हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टारगेट्स पर क्वेश्चन आ सकता है। चलें आगे, रहेंगे याद, मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व रहेगी इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। पूरे वर्ल्ड में इंडिया सबसे ज्यादा पाम ऑयल कहां से इंपोर्ट करता है, इंडोनेशिया या मलेशिया, इंडोनेशिया। आ जाओ नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन पर, इंडियन टेंट टर्टल, ये रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि सरकार की तरफ से एक ब्यौरा मांगा गया था कि आपने स्पीशी को बचाने के लिए क्या क्या चीजें करी हैं। अगर बचाने के लिए चीजें करने के लिए ब्यौरा मांगना पड़ जाए तो कौन शेड्यूल में होगा, ये हमारे शेड्यूल 1 में होगा, तभी तो ब्यौरा मांगा गया है। पहली स्टेटमेंट, इट इज प्राइमरीली अ रिवराइन टर्टल इनहेबिटिंग स्मॉल एंड लार्ज रिवर्स। रिवर्स में है या ओशंस में फर्क पड़ता है। ऑलिव रिडले किस में रहते थे, ओशंस में, ये वाले किस में रहते हैं, रिवर्स में। और अभी रिसेंटली ये नर्मदा रिवर में पाए गए हैं और इनकी पॉपुलेशन काफी कम हो गई है, इसलिए भी न्यूज में थे। सेकेंड, इट प्रेफर्स द हैबिटेट्स फ्रेश वाटर रिवर्स एंड स्वॉम्प्स, सही बात है। थर्ड, IUCN रेड लिस्ट क्लासिफाई इट एज वल्नरेबल, सही है। एंडेंजर्ड है ये, लीस्ट कंसर्न है ये, इंडिया के लिए शेड्यूल 1 में है बट पूरे वर्ल्ड के लिए लीस्ट कंसर्न है। ठीक बात है, कैसे याद करोगे इसे, इंडियन पर मत जाओ अब तुम लोग अब उसमें यू भी तो है टर्टल में, अगर ले तो जो लोग ट्रैकिंग करने के लिए अपने साथ टेंट लेकर जाते हैं, दोज पीपल आर लीस्ट कंसर्न अबाउट एनीथिंग। जिंदगी में कुछ है ही नहीं और ट्रैकिंग ही है। खाना मैगी खा लेंगे, वहां पर 10 रुपए की मिलती है, 10 की मिलती है, महंगी मिलती है भाई, 50 की मिलती है 10 रुपए वाली मैगी। आ जाओ, फोर्थ स्टेटमेंट, शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, हाँ ना, यस, तो क्या रहेगा इसका आंसर, 1, 2 एंड 4, आंसर सोल्यूशन डी। ठीक बात है, न्यूज में क्यों था ये, एक तो नर्मदा रिवर पर ये कम पाए जा रहे हैं आजकल, फ्रेश वाटर स्पीशीज हैं, मिनिस्ट्री से इनका ब्यौरा मांगा गया था, कहाँ ये मिलते हैं, लीस्ट कंसर्न है IUCN में, शेड्यूल 1 में है आपके WPA वाले में। चलो नेक्स्ट, गैनोडर्मा लूसिडम, रिसेंटली सीन इन न्यूज, क्या है ये, एल्गी है, फंगस है, बैक्टीरिया है या फिर ये वायरस है, ये फंगस लग रहा है। न्यूज में क्यों था ये, क्योंकि इसकी जो कल्टीवेशन है उसको इंप्रूव करने के लिए काफी सारे जो स्टेप्स हैं उठाए जा रहे हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मशरूम क्या है आपका, एक फंगस है, कल्टीवेशन होती है उसकी,
तो ये भी एक ऐसी फंगस है कि स्पीशी है जिसकी कल्टीवेशन हो सकती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए भी काफी पॉजिटिवली रिएक्ट करती है, इसलिए काफी न्यूज में था ये। चलो इसका अब आंसर क्या रहेगा? बी, फंगस। ये हमारी बॉडी में जो स्किन इन्फ्लामेशन है, स्किन इन्फेक्शंस हैं या फिर अल्सर्स होते हैं जो हमारी बॉडी में, उन सभी को ट्रीट करने के लिए काम आती है ये, है? हाँ, आप उसे डर्मा से भी याद कर सकते हो उसको। ठीक है, चलें आगे। चलो आंसर है बी, स्वनिधि से समृद्धि स्कीम। कौन बताएगा क्या है ये? पहली बात तो स्वनिधि स्कीम क्या है? स्ट्रीट वेंडर्स को हम लोगों ने लोन दिया था जिनका बिजनेस ठप हो गया था बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। कितने रुपए का लोन दिया था? 10,000 तक का, जिसको आप पूरे साल में कुछ किश्तों में वापस कर सकते थे। ठीक बात है। इसी के ही रिगार्डिंग है आपका स्वनिधि से समृद्धि स्कीम। जिन स्ट्रीट वेंडर्स को हम लोगों ने लोन दिए थे उनका डेटा हमारे पास सारा आ गया। क्या उनकी सारी फैमिलीज जो आपकी नॉर्मल स्कीम्स हम लोग चलाते हैं, क्या उनकी बेनिफिशियरीज हैं या नहीं है? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे यहाँ पर? डेटा। अगर हमारे पास डेटा नहीं है कि ये जो लोग हैं वो गरीब हैं, जब डेटा ही नहीं है तो हम उनको बेनिफिशियरी कैसे बनाएंगे अंडर पर्टिकुलर स्कीम, है ना? तो इसीलिए हम लोगों ने टोटल 8 स्कीम्स को लॉन्च किया था। 8 स्कीम्स हम लोग कैटेगराइज में लेकर आए थे, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि वो स्ट्रीट वेंडर्स जिनको हम लोगों ने लोन दिया था, क्या उनकी फैमिलीज इन 8 स्कीम्स के अंडर बेनिफिशियरी हैं या नहीं है। वो 8 स्कीम्स कौन सी होंगी? जो कि बहुत नॉर्मल लेवल पर हम लोगों ने लॉन्च करी होंगी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, है ना, आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना। हाँ जी, उजाला नहीं है इसमें, उज्जवल नहीं है स्कीम। ये है आपकी 8 स्कीम्स। ये वाली जीवन ज्योति बीमा है, सुरक्षा बीमा योजना है, आपकी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा, आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी जिसमें 1 नेशन 1 कार्ड स्कीम भी आ चुकी है अब, प्रधानमंत्री जन धन योजना, और आपका श्रम योगी मानधन योजना। एंड ये आपका कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के रिगार्डिंग एक एक्ट है जिसके तहत सारे अनऑर्गेनाइज वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनको हम लोगों ने इंक्लूड किया है। ये 8 स्कीम्स वो स्कीम्स हैं जो आपको वैसे ही पता होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत कितने पैसे दिए जाते हैं, ये पता होना चाहिए मुझे। जनधन योजना क्या है बेसिकली, जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है, क्या ये आपकी कितनी इसकी एज लिमिट है। होमवर्क लिखो। 2 स्कीम्स करके लेकर आएंगे, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा। एज क्या है, कितना प्रीमियम भरना है, किसके लिए है, कितना इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा, एक्सीडेंटल कितना है, लाइफ इंश्योरेंस कितना है, सारा पता करके लेकर आएंगे। पहली 2, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये देखो क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट देखेंगे, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इज द इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर फॉर द प्रोग्राम। यस, दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, महुआ के अंडर आती है ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वच्छ सर्वेक्षण स्कीम अर्बन एरियाज के लिए, कि कौन सी सिटी सबसे स्वच्छ है ये पता लगाने के लिए सर्वे किया जाता है, दैट इज बाय क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। सेकंड स्टेटमेंट सही है। इट असेसेस बेनिफिशियरीज पोटेंशियल एलिजिबिलिटी फॉर वेरियस सेंट्रल वेलफेयर स्कीम्स एंड फैसिलिटेट्स द लिंकेजेस टू द स्कीम। स्कीम्स के नाम याद रखेंगे, स्कीम्स का नंबर याद रखेंगे। चलें आगे। चलो, आयरन बीम लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? ईरान। बताओ जरा, ईरान वाले कितने हैं? इकलौते हो आप, शेर इकलौता चलता है।
बट गलत है शेर। आंसर है इसका इजराइल। हम लोगों ने पहले कुछ टाइम किया था आयरन डोम प्रोजेक्ट। आयरन डोम वाला भी किसके लिए था? इजराइल के लिए। जब इजराइल पैलेस्टीन के बीच में काफी सारे टेंशंस फ्लेयर अप हो गई थी, तो उन्होंने ये आयरन डोम भी निकाला था कि ये पूरा का पूरा एरिया है जहां पर कोई भी अगर मिसाइल आएगी तो वो मार गिरा दी जाएगी बाय दी मिसाइल्स इंक्लूडेड अंडर दैट आयरन डोम। पहले से सेट है सब कुछ। आयरन बीम भी किसका है? इजराइल का ही है। ये आयरन बीम है बेसिकली लेजर टेक्नोलॉजी, जहां पर आप किसी भी चीज को तोड़ रहे हो बाय यूजिंग दी लेजर टेक्नोलॉजी। करते हैं लेजर का यूज हम लोग, किडनी के स्टोन्स को तोड़ने के लिए हम लेजर का यूज करते हैं, है ना। तो ये है आपकी आयरन बीम इजराइल के द्वारा डेवलप की हुई। नेक्स्ट है आपका रिगार्डिंग दी अर्थ डे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, पढ़ तो लो पहले, एक सेकंड तो दे दो कम से कम। इजी क्वेश्चन बोलते ही बहुत। अर्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन 22nd of April। थीम इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। What is the theme for the World Health Day? Our planet, our health। इसकी है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। चलो आंसर क्या है इसका? सी। क्यों मनाते हैं हम इसे? अर्थ को बचाने के लिए। शाबाश, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अवेयरनेस फैलाने के लिए। चलो ऐसा कुछ पर्टिकुलर हुआ नहीं था इस दिन पर, बस ऐसे ही मनाते हैं इसको। Kuril Island dispute is between which two countries? जापान एंड रशिया। सही बात है। चलो क्वेश्चन अब ये है आप लोगों के लिए कि जो कुरिल आइलैंड्स हैं वो किस ओशन में है? पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक? नॉर्थ पैसिफिक। जापान के साउथ में है, जापान के नॉर्थ में है? जापान के नॉर्थ में है, तभी जापानी ने क्या कहता है? नॉर्दर्न टेरिटरीज। रहेगा याद? चलो आंसर है इसका रशिया एंड जापान। न्यूज में क्यों था ये? डिस्प्यूट तो है। न्यूज में इसलिए था क्योंकि जापान ने अभी फॉर्मल एक बुक लॉन्च करी थी जिसमें कहा गया था कि ये जो आइलैंड्स है वो मेरे हैं। तो फॉर्मल डिप्लोमेटिक एक जो चैनल था उसके थ्रू ये बताया गया था कि आइलैंड्स मेरे हैं। अदरवाइज अभी तक जापान रशिया इसके ऊपर बातचीत कर रहे थे, बट जापान ने बोल दिया कि मेरे हैं। ठीक बात है, तो इसलिए न्यूज में थे।